चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर? शेयर कैपिटल। बेटा पार्टनरशिप में किसी को दिक्कत है तो इवनिंग में, ठीक है, आज पूछ सकते हैं कभी भी, है ना, कभी भी। नहीं तो घर पे भी अगर डाउट हो व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, मैं घर पे ही हूँ। नहीं, घर पे डाउट को कर देना, वो बता देना कि सर इसको समझा, सर इसको समझा दो, बस 2 मिनट का 2 मिनट लगेगा टाइप करने में, अगर मैंने देख लिया व्हाट्सएप तो, ठीक है। क्योंकि संडे को कोई फॉर्म हम वन यूज नहीं करते हैं, जब मुझे रील वगैरह बनाना होता है तभी यूज करते हो। आज बाकी हाँ, आइए चैप्टर का नाम है, आवाज नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये शेयर वर्ड कहां पर यूज होता है। शेयर वर्ड यूज होता है बेटा कंपनी में। कहां पर यूज होता है? कंपनी। कहां पर यूज होता है? कंपनी। आ रही बात समझिए। शेयर, डिवेंचर, ये सब जो होते हैं वो कहां पर यूज होता है बेटा? अपने कहां पर? कंपनी में। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि शेयर कौन इशू करता है? तो कंपनी। शेयर कौन इशू करता है? कंपनी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी की क्या आपको डेफिनेशन आता है? क्या कंपनी की डेफिनेशन आता है? एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ इज नोन एज। कोई भी संगठन अगर कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत हो या फिर अन्य पिछला अधिनियम, अन्य पिछला अधिनियम का मतलब कौन? 1956। कौन सा? ऐसा मैंने क्यों कहा कि भाई 2013 से पहले भी तो कई सारी कंपनी थी, वो भी तो कंपनी किस अधिनियम के तहत बनी होगी? तो 1956। याद रखिएगा बेटा, आ रही बात समझिए। चलिए, कोई भी संगठन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कौन सा है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। पहली बात तो डेफिनेशन हमने आपको बता दिया, कोई भी संगठन अगर कंपनी एक अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होता है, पंजीकृत होता है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? हम क्या कहते हैं? कंपनी कहते हैं। और उसमें एक चीज ऐड कर सकते हो, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। वैसे अगर कंपनी के लिए आपको अगर बड़ा सा डेफिनेशन आपसे पूछ ले, ज्यादा नंबर का पूछे, तो जितने भी इसके फीचर्स हैं, 1-2 फीचर ऐड करके इसका सेंटेंस बना के लिख दिया करो, पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेंगे। आ रही बात समझ में? तो कंपनी के डेफिनेशन के साथ साथ हमने सबसे पहले आपको समझाना है फीचर। क्या समझाना है बेटा? कंपनी अधिनियम कौन सा है बेटा? 2013। आ रही बात समझ में? और प्रीवियस लॉ कौन सा है? 1956। आ रही बात सर? क्लियर, याद रहेगा? अच्छा, फीचर में सबसे पहला क्या है बेटा? ये क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। क्या है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि कृत्रिम व्यक्ति है, इंसानों द्वारा बनाया गया होता है। दूसरा, इसकी लायबिलिटी जो होती है बेटा, कैसे होती है? लिमिटेड। याद रखना बेटा, अभी बच्चे गलती करते हैं। कंपनी में क्या होता है? लिमिटेड होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है? अनलिमिटेड। मैंने जो कल की परसों आप लोगों को टेस्ट लिया, एक बच्चे की कॉपी चेक कर रहा था, उसमें लिखा था बेटा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। क्या लिखा था? वो गलत है। पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। आ रही बात समझ में? इसमें क्या होता है? लिमिटेड। कहां तक लिमिट होता है? वैल्यू ऑफ शेयर तक। कहां तक बेटा? अंशों की वैल्यू तक सीमित रहता है, फेस वैल्यू तक, या फिर अनपेड वैल्यू आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा? अनपेड। क्लियर? क्या जितना हमने नहीं दिया है, अगर मान के तो 100 रुपए का शेयर था, मैंने 50 रुपए दे दिया, तो हमारी लायबिलिटी कितने तक है बेटा? अब 50 रुपए और तक है। आइए, उसके बाद तीसरा, कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब जानते हो बेटा? एक टाइप से जैसे अपन सिग्नेचर करते हैं, वैसे ही क्या होता है? कॉमन सील। आप लोग भी जानते हो कि आप लोग के एडमिट कार्ड पर भी एक सील लगा है, राइट? वो स्कूल का क्या होता है? पहचान होता है। वैसे ही कंपनी की एक पहचान, जो कंपनी जिससे क्या करता है? लेन देन करता है, ट्रांजेक्शन करता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? कॉमन सील कहते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। क्या होता है बेटा? पृथक वैधानिक अस्तित्व। अर्थात इसकी एग्जिस्टेंस जो होती है, एक कंपनी की एग्जिस्टेंस उसकी ऑनर से क्या होता है बेटा? अलग होता है, लीगली अलग होता है। जैसे कि मान के चलो कि आपने एक कार लिया, टाटा कंपनी का कार लिया, अगर मान के चलो बाय मिस्टेक किसी कारण से वो ब्रेक फेल हो गया, आप शोरूम से निकलते ही आप ठुक पिट गए, तो आप केस किस पर करोगे?
कंपनी पर टाटा, कंपनी पर रतन टाटा जी पर, सॉरी स्वर्गीय रतन टाटा जी पर थोड़ी करोगे आप, नहीं करोगे ना। तो किस पर करोगे बेटा, कंपनी पर करोगे। तो ओनर अलग होता है और ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है। इसके साथ साथ ही केस से ध्यान आया, इसे मे और बी स्यूड, आ रही बात समझ में? यानी कि इसमें कहते हैं वाद कर, अभियोग चलाना व अभियोजित होना। जैसे कि मान के चलो कि आपने अगर मान के चलो केस किया, आप ठुक पिट गए तो आपने कंपनी पर केस किया। आप अगर फॉल्ट पाए जाते हो तो आप पर भी कंपनी क्या कर सकता है बेटा, केस कर सकता है। कंपनी के पास ये राइट है। और क्या, परपेचुअल सेशन बेटा लिख सकते हैं। परपेचुअल सेशन का मतलब होता है सक्सेशन का मतलब होता है लगातार चलने वाला सेशन। जैसे पार्टनरशिप में क्या होता था कि अगर मान के चलो कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है या कोई पार्टनर एडमिट होता है तो फर्म फिर से क्या होता था बेटा, रिकंस्टिट्यूट होता था, पुनर्गठन होता था। लेकिन इसमें क्या होता है, कंपनी में कोई भी शेयर होल्डर अगर मर रहा है, रिटायर हो रहा है, कुछ भी मतलब जो कुछ भी हो रहा है उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही बात समझिए। ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर बाद बाकी काफी बहुत सारे हैं बेटा, इतने काफी है, ठीक है, ध्यान रहेगा। अच्छा, मैंने कहा कि कंपनी की डेफिनेशन पूछे तो इंपॉर्टेंट कौन सा लिखना बेटा, ये भी नहीं, ये भी चलेगा। आगे बात है, इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना बेटा, विथ कॉमन सील, है ना, विथ अनलिमिटेड लिमिटेड लायबिलिटी, ये सब लिख सकते हो आप। लेकिन कोशिश करना कि छोटा से छोटा डेफिनेशन एक नंबर का ही पूछेगा। तो एक तो ये सेंटेंस आर्टिफिशियल पर्सन, और दूसरा वो लॉ वाला आप कह सकते हो एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ, ले लिख सकते हो। क्लियर, याद रहेगा बेटा आपके पास। अच्छा, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। किसकी बात करते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी की, टाइप्स ऑफ कंपनी में सबसे पहले आपको ध्यान रहेगा बेटा, कितने टाइप के लिखाए थे बेटा, 3 लिखाए थे। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसमें, मैं सिर्फ समझाने का काम करूंगा क्योंकि सारा लिखा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और आप लोग को तो नोट्स लिख पाया है, राइट, है ना। एक तो होता है बेटा बेसिस ऑफ, दूसरा बेसिस ऑफ मेंबर, और बेसिस ऑफ, और ये आपके कोर्स में नहीं भी है, इतना ही है आपके पास। बेसिस ऑफ लायबिलिटी का मतलब होता है कि कंपनी की लायबिलिटी के बेसिस पर कंपनी कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला लिमिटेड बाय गारंटी, जो कि हम ये पढ़ रहे हैं, आ रही बात समझ में। दूसरा है बेटा लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी, और तीसरा है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। आ रही बात समझ। लिमिटेड बाय लायबिलिटी कंपनी जो होता है, जो हम नेचुरली पढ़ रहे हैं बेटा, कंपनी जितने भी प्रकार के कंपनी आपने आसपास देखे हैं वो कौन सा है बेटा, लिमिटेड बाय लायबिलिटी कंपनी है। लिमिटेड बाय शेयर भी लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो, लिमिटेड बाय शेयर। आ रही बात समझ, ठीक है, चलेगा। उसके बाद दूसरा है बेटा अनलिमिटेड कंपनी, जो कि ये नहीं पाया जाता, ये ज्यादा फेमस है बेटा। ये क्या है, आप ही अगर कंपनी ढूंढना चाहोगे तो कौन सा कंपनी ढूंढना चाहोगे, आप आसपास देखो कोई सा भी, आप अपने आसपास देखना कि कोई सोशल वेलफेयर करने वाली कोई कंपनी है क्या, नहीं दिख रही है, तो ये ज्यादा फेमस, नॉट फेमस, या फिर हम लिख सकते हैं कि ज्यादा पॉपुलर नहीं है। इसका काम क्या है बेटा, प्रॉफिट अर्न करना। इसका काम क्या है बेटा, सोशल वेलफेयर। आ रही बात समझे, क्लियर क्या। इसकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड कहां तक रहती है बेटा, अनपेड वैल्यू, या फिर कह सकते हैं फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। लायबिलिटी लिमिटेड अप टू अनपेड वैल्यू लिख देता हूं, ठीक है, अनपेड वैल्यू, अनपेड वैल्यू। अच्छा, इसमें सोशल वेलफेयर वाले में लिमिटेड गारंटी जो होता है बेटा, किस कितना कब तक सीमित होता है बेटा, कहा, तो लिमिटेड होती है बेटा गारंटी गिवन बाय मेंबर।
मेंबर, जिस भी मेंबर ने अगर जितने की गारंटी दी है उतने तक ही सीमित रहता है। ये जनरली क्या होता है कि ये टावर वगैरह जो होते हैं ना बेटा, 20 मान के चलो 20 मंजिले का टावर है, उसमें मान के चलो 100 घर है, सभी घरों में आटे का कट्टा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो क्या करते हैं बेटा, सभी घर के एक एक सदस्य जाते होंगे लेने के लिए। उससे क्या होता है बेटा, क्या होता है कि पैसा लगता है, सबका पैसा लगता है, सबका पेट्रोल लगता है, और सिंगल ले रहे हैं तो फुटकर विक्रेता वाला आपको दाम लगता है। लेकिन अगर 100 घर है, 100 घर में एक सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया जाता है, और वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट रखता है किससे, किसी भी आटे की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट रख लेता है और फोन कर देता है कि भाई साहब आटे की जरूरत है। वो एक ट्रक भिजवा दिया। अब उसको किस रेट पर मिलेगा? होलसेल रेट पर मिलेगा। क्या उसका किराया लगा क्या? भाई हम लोग जाते तो पतासी खा लेते और खर्चा बढ़ जाता। देखो नॉर्मली फैमिली में देखा जाए खर्चा बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? उससे क्या होता है, कोई इसका मेन मोटिव क्या प्रॉफिट अर्न करना हुआ? नहीं। इसका काम क्या है कि प्रॉफिट को, लॉस को मिनिमाइज करना, कम करना, और सोशल वेलफेयर। आ रही बात समझ में? और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, इसकी लायबिलिटी कब जनरेट होती है, ये इंपॉर्टेंट है। कब? वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। इसकी लायबिलिटी तभी जनरेट होगी, मान के चलो कि लायबिलिटी गारंटी वगैरह आपने दिया है, तभी जनरेट होगी जब कंपनी क्या हो रहा है बेटा, समाप्त हो रहा हो। क्या कब हो रहा है बेटा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना बेटा। ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटी समापन के टाइम पर ही समाप्त होता है, कौन सी लायबिलिटी बेटा? या फिर लिमिटेड लायबिलिटी, गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी जो होती है उसकी लायबिलिटी कब जनरेट होती है? तो वाइंडिंग अप के टाइम पर। ये वर्ड याद रखना। मेंबर के टाइप अनलिमिटेड लायबिलिटी तो ये इंडिया में वैलिड ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जो पढ़ा है, कंपनी का फीचर पढ़ा है, वो कौन सा फीचर पढ़ा है? लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी ये कौन सी कंपनी है? तो इसका मतलब ये इंडिया में कंपनी एक्ट में है, कंपनी एक्ट में है, प्रोविजन दे रखा है, लेकिन इंडिया में इसको लीगल नहीं माना जाता है। आरी बात सही। इसके बारे में पूछा जाएगा तो सीधे सीधे ऐसे लिखना, दोज कंपनी जिसका प्रोविजन आपके पास कंपनी एक्ट में दिया गया हो लेकिन वो इंडिया में वैलिड ना हो, इंडिया में सर्कुलेट ना हो रहा हो। ठीक है। अब लिमिटेड बाय मेंबर, इसमें क्या होता है? वन पर्सन कंपनी। आरी बात सही। ठीक है। दूसरा होता है प्राइवेट कंपनी। तीसरा होता है बेटा कंपनी। वन पर्सन कंपनी कौन सी कंपनी होती है भाई? तो ध्यान से सुनिए बेटा, जिसका मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 1। मैक्सिमम 1। ठीक है, याद रहेगा। इसका पेड अप कैपिटल जो होता है वो कितना होता है बेटा? नॉट मोर देन 50 लाख। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, 50 लाख से अधिक नहीं होता। आगे बात से टर्नओवर कितना बेटा? 2 CR। कितना बेटा? 2 CR। ठीक है। अब इसमें आपको वो सब नहीं पढ़ना, इसमें आपको क्या क्या लिखना, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के बारे में बोलेगा तो ध्यान सुन लो बेटा। मिनिमम मेंबर 2, इसमें मिनिमम मेंबर 7। पहला याद डिफरेंस। मैक्सिमम मेंबर कितना? 200। आगे बात, मैक्सिमम बेटा इसलिए कह रहा हूं कि फंसेगा। मैक्सिमम एग्जाम में भी तो ऐसे लिख के आएगा, छोड़ ही दिया है तुमने पढ़ा है, आता है मैक्सिमम मेंबर। हाँ तो इसी में लपेटे में आएगा ना मैक्सिमम मेंबर। ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, ध्यान सुनना बेटा, इसमें क्या होता है, आप ये भी लिख सकते हो, इसके नाम से PVT लिमिटेड लगता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड। ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहला और ध्यान सुनना बेटा, इसमें यहां लिख देता हूं, ठीक है, ताकि किचपिच ना हो। यहां पर ध्यान सुनना बेटा, इसमें शेयर कैन नॉट इशू टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को, सामान्य जनता को हम पब्लिकली इशू नहीं कर सकते हैं, शेयर को इशू नहीं कर सकते। कौन करेगा? पब्लिक। आरी बात समझिए, कौन करेगा? शेयर कैन बी इशूड टू
जनरल। कैन वर्ड यूज करो या ना करो बेटा, इसमें तो होता ही है। आ रही बात समझ? नेक्स्ट नेक्स्ट, ये कितना हो गया बेटा? 1 2 3 4 5। इसमें इजीली ट्रांसफर भी नहीं करते, इजिली ट्रांसफर नहीं करते हैं। शेयर कैन नॉट इजिली ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल, ठीक है, ट्रांसफरेबल टू द पब्लिक, है ना। ट्रांसफरेबल का मतलब जानते हो कि मैंने शेयर खरीद लिया, मैं इसको आसानी से नहीं दे सकता हूं, लेकिन यहां पर तुरंत बेच सकता हूं। आज मैंने 9:45 में खरीदा है, तो 9:47 में मैं बेच सकता हूं। आ रही बात? क्या कैन इजिली टू द, अच्छा इतना इतना लाइन लिखोगे तो पूरे नंबर देगा क्या? नहीं, पैराग्राफ में तो, और पैराग्राफ में मत लिखना उसको। अगर आपकी सेंटेंस पढ़ने की जरूरत पड़ गई तो मिस्टेक ढूंढेगा। आप कैसे लिखो, जैसे मैंने बता रखा है, डिफरेंस बता रखा है, आप सेपरेट करके लिखे, बेसिस अलग लिखे, सारी चीजें अलग लिखे, तो वो इग्नोर भी कर देगा। अगर आपका पहला वाला सही है तो दूसरा वाला पढ़ने की जरूरत भी नहीं है उसको। आ रही बात है? क्योंकि आपने लिखा कैन नॉट, तो वो जानता है कि उसमें कैन होगा। इसमें आपने कैन नॉट लिखा तो उसमें जानता है कि कैन होगा। आ रही बात है? अगर आपने लिखा मिनिमम मेंबर, अगर उससे 2 पढ़ा तो वो थोड़ा सा तो ये जानता है मेंबर के बारे में, शायद इसको पता है। आ रही बात है? पूरा सेंटेंस आप ऐसे लिख लो बेटा, इन दिस टाइप ऑफ कंपनी, ये वर्ड याद करना, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ कंपनी शेयर कैन नॉट इशू टू द जनरल पब्लिक। आ रही बात समझ में? तो ये सब वर्ड ऐड कर दें। इन दिस टाइप ऑफ कंपनी मिनिमम मेंबर ऑफ शेयर होल्डर, मिनिमम मेंबर कितने होते बेटा? 2। आ रही बात समझ में? अच्छा दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्टर। डायरेक्टर कितने होते हैं इसमें? 2। डायरेक्टर कितने होते हैं? कितने होते बेटा? 3। ये इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट लिमिटेड अगर गोली भी मार दो ना बेटा तो बेहतर रहेगा। आ रही बात समझे? सबको पता है, नॉर्मल लास्ट में लिख दो। 4 पूछेगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला, दूसरा, और ये तीसरा, और ये मिनिमम मैक्सिमम चौथा। आ रही बात? 4 बोलेगा तो 5वां क्यों लिखेंगे बेटा? इसी लपेटे में आते हैं। देखो एग्जामिनर अगर तुम्हें गोला लगा दिया तो उसको जरूरी है कि नंबर काटेगा। आपने 4 पॉइंट लिखा, 3 ही बोला था, चौथे में गोला लगा दिया तो वो नंबर काटेगा, ये फिक्स है। हाँ ठीक है, जब नहीं बोला हो तब तो ऑब्वियस सी बात है 2-3 लिख दो, काफी नंबर के हिसाब से। चले, ये कंपनी हो गई बेटा, क्या हो गई? कंपनी। अब हम बात करते हैं किसकी? शेयर की। किसकी बात करते हैं? शेयर। शेयर जो होता है वो क्या होता है बेटा? क्या? कंट्रोल बाय बच गया तो ठीक है बेटा। इसमें एक होता है बेटा होल्डिंग, और दूसरा होता है सब्सिडरी, और तीसरा होता है बेटा एसोसिएट। अगर होल्डिंग कंपनी ये होता है कि अगर ऐसी कंपनी जो 50% से अधिक देन 50% शेयर, दोज कंपनी, ऐसे लिखना, पूरा लिख देता हूं, दोज कंपनी हु होल्ड मोर देन 50% शेयर ऑफ अदर कंपनी। जो जिसके पास 50% से ज्यादा है वो होल्डिंग हो गया। सब्सिडरी का मतलब होता है सहायक, छोटा कंपनी। अरे जिसके शेयर, दोज कंपनी हुज 50% शेयर हेल्ड बाय अदर कंपनी, नॉन एज क्या हो जाएगा बेटा? सब्सिडरी कंपनी। और एसोसिएट कंपनी में भी सेम ऐसा है लिखना, लेकिन कितना लिखना? 20% लिखना। कितना लिखना बेटा? आगे बात, मोर देन 20%। 51% गवर्नमेंट में। हाँ 51%, 50%, मोर देन 50%। क्या लिखोगे आप? मोर देन 50% किसके हाथों में होता है? गवर्नमेंट के हाथों में। यहां पर तो कंपनी है, जैसे कि 2 कंपनी मर्ज कर रहे हैं, तो 50% से ज्यादा जिसके पास होगा वो होल्डिंग कंपनी हो जाएगा। 50% से कम होगा तो सब्सिडी कंपनी होगा। लेकिन अगर 50% से अधिक किसी गवर्नमेंट चला रहा है, उसमें गवर्नमेंट का हाथ है सोशल वेलफेयर करने के लिए, तो वो क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, अच्छा अब आते शेयर पर। शेयर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ
कैपिटल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल, जिस यूनिट में जिस छोटी से छोटी इकाई पूंजी की, अंश पूंजी की वह छोटी से छोटी इकाई जिसमें पूंजी को विभाजित किया गया हो उसे क्या कहते हैं बेटा? अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इसको कहते हैं समतांश, इसको कहते हैं अधिमान अंश, पूर्वाधिकार अंश। आ रही बात समझ में? समतांश कौन से अंश होते हैं? समतांश कौन से होते हैं? जिसके पास, ध्यान सुनो बेटा, एक एक करके पढ़ रहे हैं। ये क्या होता है? एक्चुअल ओनर, ऐसे लिख लो, ठीक है? एक्चुअल। और ये कौन होता है? इन्वेस्टर होता है, विनियोजक होता है। आ रही बात समझ में? दूसरा बताओ, इक्विटी शेयर जो होता है, इक्विटी शेयर को फिक्स रेट पर डिविडेंड नहीं मिलता। फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नॉट रिसीव, ऐसे है ना? क्योंकि बेटा जल्दीबाजी में कर रहे हैं अपन, तो वो भी सी बात है। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नॉट रिसीव्ड है ना बेटा? यहां पर फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड रिसीव, ठीक है? तीसरा कन्वर्टेबल, नॉट कन्वर्टेबल। और ये क्या है बेटा? किसमें? इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनटू इक्विटी शेयर। इनको डिविडेंड लेट मिलता है, इनको पहले। हाँ, प्रेफरेंस शेयर। और इसमें क्या होता है बेटा कि लेट डिविडेंड मिलता है कौन आ रहा है? डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर। आ रही बात समझ? काफी इनको पहले, हाँ, वो ऑब्वियस सी बात है। ऐसे हाँ, रीपेमेंट क्या लिखेंगे बेटा? रीपेमेंट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर एट वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। आ रही बात समझ में? रीपेमेंट बिफोर इक्विटी शेयर है ना, आफ्टर एट वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इसका रीपेमेंट फिक्स टाइम के बाद हो जाता है, और इसका रीपेमेंट कब होता है बेटा? वाइंडिंग अप के टाइम पर हो सकता है। काफी है, 5 पॉइंट काफी है। चलो, हाँ, वोटिंग राइट, इसको बेटा वोटिंग राइट है, इसको स्पेशल कंडीशन में ही वोटिंग राइट होता है। आ रही बात? जैसे डिस्प्यूट हो गया, इक्वल हो गया, है ना, जहां पर डिसीजन नहीं ले पा रहे वहां पर प्रेफरेंस शेयर का करेंगे बेटा। कहाँ गया डस्टर? कहाँ गया? ठीक है, इरेज कर दूं? अच्छा, अब आइए बेटा, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? वैसे ध्यान सुना, मेन है 4 ही, मेन है 4 ही होते हैं। अगर आपसे अगर बोला जाए राइट एनी 2 टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो आप जोड़े में नाम लिखेंगे 2, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। सारी बात समझ? ऐसे लिखोगे। 2 बोला है तो बच्चे 2 ही नाम लिख के आते हैं, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, आधा नंबर मिलेगा। सारी बात समझ में? पूरा दोनों नाम लिखना है, ठीक है? अच्छा, हम बात करते हैं किसकी सबसे पहले? रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, कम्युनिटिव,
पार्टिसिपेटिंग Not participating. और नॉन। अच्छा, रिडीमेबल में क्या होता है बेटा, ध्यान सुनो, रिडीमेबल में क्या होता है, रिडीमेबल का दूसरा नाम है, क्या नाम है, रिडीमेबल का दूसरा नाम है आपके पास, हिंदी में कहते हैं मोचनीय, शोधनीय। क्या कहते हैं बेटा, मोचनीय और शोधनीय। क्या लिखूंगा मैं, इसका क्या होता है बेटा, रीपेमेंट, रीपेमेंट आफ्टर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। आगे बात समझ, इसका रीपेमेंट क्या होता है, दोज, ऐसे लिखोगे, दोज प्रेफरेंस शेयर व्हिच आर रीपेबल आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, रीपेबल आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्या कहेंगे बेटा, अपन क्या कहेंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसका हम फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं करते हैं, नॉट लगा देना बेटा, क्या लगा देना, एग्जाम में सिर्फ नॉट लिख के नहीं आना है, दोज, हाँ पूछो इससे, इन लोगों से पूछो, बात सही है कि नहीं, एग्जाम में पूछा तो नॉट लिख के आ गया, सेम ऐसे नॉट बता लिखना है बेटा, दोज प्रेफरेंस शेयर व्हिच आर नॉट रीपेबल आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्या कहेंगे बेटा अपन, इरिडीमेबल डिवेंचर कहेंगे। इसका नाम सुन लेना बेटा, इसका नाम सुन लेना, इसका नाम हिंदी में क्या है, इंग्लिश में एक ही वर्ड याद रखना है, इसका नाम है बेटा परपेचुअल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, परपेचुअल भी कह सकते हैं। अरे जिसका रीपेमेंट नहीं करेंगे वही ना लगातार चलेगा, तो परपेचुअल ये होगा, ठीक है। इरिडीमेबल डिवेंचर का दूसरा नाम क्या है बेटा, परपेचुअल कह सकते हो आप, लेकिन हिंदी में क्या आता है, अमोचनीय, अशोधनीय, सतत, और तीसरा नाम अप्रतिदेय। 2024 के हाफ ईयरली में लिखा था अप्रतिदेय, और हिंदी में लिखा था बेटा, क्या लिखा था, इरिडीमेबल। आ रही बात समझ में, तो इससे होगा क्या बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही वर्ड याद रखना, जिससे आपको गलती होने की संभावना ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल कौन से डिवेंचर होते हैं, दोज प्रेफरेंस शेयर। याद रखना ये दोनों तो इंपॉर्टेंट मानना, ये चारों, क्योंकि ये डिवेंचर में भी है और ये शेयर में भी है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं मानना, एक तो फिक्स है, फिर भी याद नहीं करोगे तो एज यू विश। ऐसे प्रेफरेंस शेयर, ध्यान सुनना बेटा, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसे हम इसमें इक्विटी शेयर में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, कन्वर्टेबल into equity share after fixed period of time। आगे बात सुनो, जिसको हम फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इक्विटी शेयर में, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, कन्वर्टेबल कहेंगे। एक और बात याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर, ऐसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को हम डिस्काउंट पर इशू नहीं करेंगे। कब, जब उसे तुरंत कुछ दिनों के बाद हम क्या करना हो बेटा, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट। ऑब्वियस सी बात है, इक्विटी शेयर की वैल्यू ज्यादा होती है जनरली। आ रही बात समझ में, कोई मान के चलो डिस्काउंट पे प्रेफरेंस शेयर खरीद लिया और तुरंत क्या कर लिया, कुछ दिनों के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा लिया, तो ऐसा नहीं। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसको हम कन्वर्ट करते हैं वो निकट मान के जो साल भर में कन्वर्ट करना है, तो वो कभी भी डिस्काउंट में इशू नहीं होता। आ रही बात समझ, इसमें क्या लगा देना, Those preference share which are convertible into equity share after fixed period of time is known as convertible debenture। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिसे हम समता अंश में एक निश्चित समय पश्चात समता अंश में परिवर्तित कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, अपन क्या कहते हैं, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। और जिसे हम नहीं कर सकते, जैसे कि ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिसे एक निश्चित समय पश्चात समता अंश में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, नॉन कन्वर्टेबल। याद रखना बेटा, ये जो चार हैं वो रीपेमेंट से रिलेटेड है। इसमें कैश का पेमेंट कर देते हैं, और इसमें पैसे नहीं रहते हैं तो क्या कर देते हैं बेटा, अपन इक्विटी शेयर दे देते हैं। आ रही बात से, और ये दोनों जो है, ये जो चारों हैं वो डिविडेंड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, डिविडेंड से। कम्युलेटिव का मतलब होता है कि, ध्यान सुनना बेटा, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा लेकिन सुन लो, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसको अगर किसी साल डिविडेंड नहीं मिलता है,
तो उसे क्या होगा, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड मिलेगा जोड़कर। कम्युलेट का मतलब होता है संचित, जोड़ देना। फिर अगर मान के चलो कि उस साल भी नहीं मिला, जैसे कि मान के चलो 1,00,000 रुपए देना है किसको बेटा, प्रेफरेंस शेयर को देना है, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ है, मात्र 80,000, तो उसको कितना दे दिया जाएगा, 80,000 दे दिया जाएगा। बचा जो 20,000 है वो अगले साल होगा। मान के चलो अगले साल बेटा कितना हो गया, तो अगले साल टोटल कितना दिया जाएगा, तो 1,00,000 और प्लस 20,000, टोटल कितना हो जाएगा, 1,20,000। मान के चलो अगली साल भी, उस साल भी प्रॉफिट हुआ मात्र 60,000, कितना हुआ, 60,000, तो कितना पेमेंट किया जाएगा, 60,000 सिर्फ उसको दिया जाएगा, इक्विटी शेयर को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अब बच कितना जाएगा बेटा इसके पास, 60,000 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 60,000, कितना बच जाएगा, 60,000। वो अगली साल अगर मान के चलो कि 3,00,000 का प्रॉफिट हो गया, कितना का प्रॉफिट हो गया, 3,00,000, तो कितना दिया जाएगा बेटा, 1,00,000 प्लस इस पिछला वाला 60,000, कितना बेटा, 1,60,000 उसको दे दिया जाएगा। यानी कि उसका प्रॉफिट क्या होता रहता है बेटा, कम्युलेट होता रहता है। आ रही बात समझे, इसमें कम्युलेट नहीं होता। आ रही बात समझे। पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है कि मान के चलो कि 1,00,000 रुपए किसको देना है बेटा, प्रेफरेंस शेयर को, कितना देना है, 1,00,000 रुपए प्रेफरेंस शेयर। बचा हुआ प्रॉफिट कौन लेता है, इक्विटी शेयर। यहां पर समझो बेटा, मान के चलो 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर है, कौन है बेटा, 10% प्रेफरेंस शेयर, कितने हैं, 10,000, एक कितने का है, 100 रुपए का, कितने का है, 100 रुपए का। अर्थात इसको डिविडेंड कितना देना है, तो 1,00,000 को 10,000 को गुना कर दूंगा 100 से, हो गया बेटा, कितना हो गया, 10,00,000 हो गया, उसका 10%, 10% कहां से आया, ये दे रखा है, तो टोटल कितना प्रॉफिट देना है इसको, 1,00,000, कितना देना है, 1,00,000। तो मान के चलो प्रॉफिट हुआ कितना बेटा, और इक्विटी शेयर कितने थे, इक्विटी शेयर कितने थे, 20,000, कितना था, 20,000, एक कितने का था, 100 रुपए का, इसका तो फिक्स नहीं होता। अब ध्यान सुनो बेटा, गौर से देखो, प्रॉफिट कितना हुआ, 4,00,000, प्रॉफिट कितना हुआ, 4,00,000, तो सबसे पहले किसका पेमेंट कर दिया जाएगा, एक प्रेफरेंस शेयर का, कितना दे दिया, 1,00,000, बचा कितना, ये किसका होना चाहिए, इक्विटी शेयर को। लेकिन अगर मैंने पार्टिसिपेटिंग टाइप का प्रेफरेंस शेयर खरीद रखा है तो कितना मिलेगा, तो ध्यान सुनो बेटा, इस 3,00,000 को देखो, गौर से देखना, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसको अपने डिविडेंड मिल जाने के बाद बचे हुए शेष डिविडेंड में, शेष प्रॉफिट में भी इक्विटी शेयर के साथ पार्टिसिपेट करता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, पार्टिसिपेट। बात आई समझ में, मैंने क्या लिखा, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसको खुद का डिविडेंड मिल जाने के बाद बचे हुए डिविडेंड में इक्विटी शेयर के साथ पार्टिसिपेट करता है। अर्थात ये 3,00,000 रुपए कितने में बटेगा, 20,000 में नहीं, 20 प्लस 10, 30,000 में बटेगा। कट कर दूंगा, कितना आएगा, 10। यानी कि कितना मिला पता है, कोई बता सकता है कि इक्विटी शेयर को कितना, केस स्टडी का क्वेश्चन आ गया, एक प्रेफरेंस शेयर को कितना मिला, 10 रुपए थोड़ी होता है, कितने रुपए मिले, नहीं, 1,00,000, 1,00,000 तो पहले वो वाला, एक और 10 रुपए के हिसाब से 10 से गुना कर दो, 10,000 से गुना कर दूंगा, कितना बेटा, 1,00,000, कितना हो जाएगा बेटा, 2,00,000 रुपए। और इक्विटी शेयर को कितना मिला, तो 10 रुपए के हिसाब से 20,000 को कितना बेटा, 2,00,000। बात सही है, क्या हो गया, कि 4,00,000। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि अगर मान के चलो कि क्या कहते हैं, ऐसा सीन होगा कि अगर 4,00,000 में से 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर को दे देंगे, बचा हुआ किसको मिल जाएगा बेटा, इक्विटी शेयर को 20,000 में कन्वर्ट। बात आ रही समझ में, ठीक। नेक्स्ट हो गया ये प्रेफरेंस शेयर। अब चलते हैं बेटा आगे, कैपिटल। किसके बारे में बेटा, कैपिटल के बारे में। कैपिटल की डेफिनेशन बताओ, कैपिटल ना ऑथराइज्ड होता है वो। कैपिटल क्या होता है, हाँ, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर इज नोन एज कैपिटल, ऐसे भी लिख सकते हो। और ऐसे भी लिख सकते हो बेटा कि क्या कहते हैं, एक्सेस, जैसे कि मान असेट है, असेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा बेटा, छोड़िए, बाद में हमने आपको लिखा रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इज नोन एज, आप क्या लिख, ओनर नहीं, शेयर होल्डर इज नोन एज, क्या लिखोगे बेटा, कैपिटल लिखोगे। ठीक है बेटा, आगे आते हैं। अब ध्यान सुनो बेटा, टाइप्स ऑफ कैपिटल कितने टाइप के होते हैं, कैपिटल शेयर कैपिटल कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है
ऑथराइज्ड कैपिटल। इसके लिए एक वर्ड याद रखना बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब देखो बेटा, एक मैंने क्वेश्चन कल आपसे पूछा था कि डीड्स क्या होता है। आपने लिखा प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, सिद्धांत। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, नियम कानून। उसमें नियम कानून नहीं होता, उसमें आर्टिकल होता है, लिखा होता है, जानकारी होती है। किसके बारे में जानकारी होती है बेटा? कंपनी के बारे में। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यह ध्यान सुना बेटा, ऑथराइज्ड कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या है? दोज कैपिटल विच आर रिटन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिससे अधिक हम पब्लिक में इशू नहीं कर सकते हैं, जिससे हम अधिक का पब्लिक से हम पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? हम क्या कहते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा बेटा, इसमें डाटा के हिसाब से करूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा चल जाएगा बेटा, अपने को बहुत कुछ पढ़ाना है। ठीक है, अब एक दूसरा होता है बेटा इशूड, इशूड, और एक होता है, याद रखना बेटा, ऑथराइज्ड कैपिटल का दूसरा नाम है बेटा नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड। इसके बारे में सोचना आ सकती है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आ सकता है कोई भी एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, नॉमिनल या रजिस्टर्ड। मैक्सिमम लिमिट होता है, ये भी याद रखना बेटा, इससे ज्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। इशूड का मतलब होता है कि कैपिटल विच इज, इशूड में इशूड वर्ड यूज कर देंगे, बताओ कितना गंदा लगता है? ऑफर्ड टू द जनरल फॉर सब्सक्रिप्शन, है ना? आ रही बात सुनिए, जनता को आवेदन के लिए क्या कहते हैं बेटा? जनता को क्रय करने के लिए, अंशों को क्रय करने के लिए जो भी ऑफर किया जाता है, ऑफर का मतलब जानते हो बेटा? ऑफर का मतलब जो भी कुछ ऑफर किया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? अपन क्या कहते हैं? इशूड कैपिटल कहते हैं। आ रही बात सुन, प्रस्तुत करना, ऑफर करना। ठीक है, अब ये इसमें नॉट वर्ड लगा देना है। दोज कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक फॉर देयर सब्सक्रिप्शन इज नोन एज इशूड कैपिटल बेटा। आ रही बात समझिए। अब इसमें दो चीज होता है, सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब। आ रही बात। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? तो ऐसे कैपिटल, ध्यान सुनो बेटा, सेम यही लिखता हूं, कैपिटल विच इज अप्लाइड। आ रही बात? सब देखिए, इशूड में आपने इशूड वर्ड यूज कर दिया, सब्सक्राइब में आपने सब्सक्राइब वर्ड यूज कर दिया, दो ही वर्ड याद कर दे। इशूड में ऑफर कर रहा है पब्लिक, क्या कंपनी क्या कर रही है बेटा? ऑफर कर रही है। आ रही बात? इसमें एक वर्ड और याद करना, ऑफर्ड बाय द कंपनी टू द जनरल पब्लिक। इसलिए एक वर्ड क्या यूज कर देना बेटा? बाय कंपनी। आ रही बात? ठीक है, कैपिटल विच इज अप्लाइड फॉर सब्सक्रिप्शन बाय जनरल पब्लिक टू द कंपनी। देखो कितना अच्छा वो लाइन हो गया, उसी को घुमा दिया। यहां पर क्या था? ऑफर था, कंपनी ऑफर कर रही है। यहां पर क्या कर रही है? जनरल पब्लिक अप्लाई कर रही है बेटा, खरीदने के लिए अप्लाई कर रही है। इसमें नॉट वर्ड याद लगा देना। ठीक है, अच्छा, सब्सक्राइब में दूसरा क्या लिखेंगे अपन? एक आएगा बेटा कॉल्ड अप। आ रही बात सुनिए। दूसरा है बेटा अनकॉल्ड कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जितना कंपनी कॉल कर लेती है, मांग लेती है। आ रही बात में? जितना कंपनी ड्यू कर देती है। आ रही बात समझ में? कैपिटल ड्यू टू द पब्लिक बाय कंपनी। आ रही बात में? ठीक है, कंपनी नॉन एज क्या लिखेंगे बेटा अपन? कॉल्ड अप कैपिटल। इसमें नॉट लगा देना। इसमें एक और पार्ट है बेटा, याद रखना, अनकॉल्ड का पार्ट है। किसका पार्ट है? कैपिटल रिजर्व अलग होता है, रिजर्व कैपिटल अलग लिखा रखा है।
कैपिटल which is called by company at the time of winding up of कंपनी के समापन पर कंपनी द्वारा मांगी गई पूंजी को क्या कहते हैं बेटा? रिजर्व कैपिटल कहते हैं। और ये कब मांगा जाता है? इसकी लायबिलिटी कब जनरेट होती है बेटा? समापन पर ही जमा होता है। आ रही बात समझ में? क्लियर? क्या दूसरा है कैपिटल रिजर्व। समझा देता हूं, अंतर समझा देता हूं। कैपिटल रिजर्व ध्यान से सुनना बेटा। एक तो पहला ये डेफिनेशन, दूसरा वहां पर लिखोगे कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल पूंजीगत संचय को पूंजीगत लाभों में से बनाया जाता है। इसका प्रयोग क्या होता है बेटा? कंपनी के समापन पर लायबिलिटी का पेमेंट करना। राइट बेटा, डिफरेंस बता रहा हूं। उसका क्या लिखेंगे बेटा? कैपिटल लॉस को अपलेखर राइट ऑफ करना। आ रही बात समझ बेटा? क्लियर? चले, क्लियर हो गया। अब यहां पर है बेटा पेड अप और अनपेड। पेड अप में भी दो होता है बेटा, फुल्ली पेड और नॉट फुल्ली पेड। याद रखना बेटा, एग्जाम में याद रखना यही जो पैसा होता है उसी को किस में लिखा जाता है बेटा? शेयर कैपिटल में। वैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा कैपिटल लिखते हैं, तो हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या लिखेंगे बेटा? सब्सक्राइब। बैलेंस शीट में कौन सा कैपिटल शो किया जाता है? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, ये कुछ भी होता है। आज बात से इंपॉर्टेंट याद रखना सब्सक्राइब। ऑप्शन के हिसाब से देख लेना बेटा, सब्सक्राइब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझिए। बैलेंस शीट में कौन सा कैपिटल शो करते हैं? सब्सक्राइब। आगे चले, क्लियर? हाँ जल्दी काम चोर सब बताओ, जल्दी फोटो खींचो। हो गया? बात आ रही समझ में? थ्योरी ये जो भी लिखा रहा हूं वो आज रट भी जाना। अभी भी नहीं पढ़ोगे तो बेटा कहां से नंबर आएंगे? नेक्स्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा इशू। किसको बेटा? शेयर को। शेयर को इशू जनरली कितने टाइप से करते हैं? शेयर को इशू करने की एंट्री जो होता है वो दो टाइप से आता है। एक तो होता है सिंगल पेमेंट, एक होता है इंस्टॉलमेंट। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि शेयर को इशू कितने टाइप से किया जाता है? दो, एट पार, एट प्रीमियम। आगे बात से डिस्काउंट को हटा दिया गया है बेटा, ठीक है। एट पार, पार का मतलब 100 की चीज और 100 की चीज। आगे बात समझिए। सिंगल पेमेंट का मतलब होता है एक साथ ही एंट्री, पूरा का पूरा 100 रुपए एक साथ ही ले लिया, 120 रुपए एक साथ ही ले लिया, तो दो ही एंट्री होगी। आगे बात से कौन सी एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जहां जहां हम शेयर वर्ड का यूज करते हैं वहां वहां इक्विटी शेयर होगा तो इक्विटी शेयर वर्ड यूज करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होगा तो प्रेफरेंस शेयर यूज करेंगे। बस एक ही में मत लिखना। कौन सा? शेयर फॉर फीचर के टाइम पर आप शेयर के जगह पे इक्विटी शेयर फॉर फीचर मत लिख देना। आ रही बात समझिए? दोनों कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर क्या लिखा जाएगा बेटा? यहां पर अमाउंट कितना लिखेंगे, कितने में बेचा गया है। आ रही बात? इशूड वैल्यू, इशूड वैल्यू से गुना करेंगे। किसको बेटा? नंबर ऑफ शेयर को। आ रही बात समझिए? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई इशूड। आ रही बात से? कितने में इशू किया गया है। आ रही बात से? दूसरा एंट्री क्या करूंगा? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर। शेयर की जगह पे कौन सा वर्ड? जो इक्विटी होगा इक्विटी, प्रेफरेंस होगा प्रेफरेंस। शेयर की जगह पे कौन सा वर्ड? इक्विटी होगा तो इक्विटी, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस। यहां पर क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई इशूड वैल्यू, और यहां लिखूंगा नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, क्योंकि दोनों सेम है तो डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएगा बेटा? बराबर हो जाएगा, नहीं फेस वैल्यू। यहां पर सेम है, कैपिटल में तो हमेशा फेस वैल्यू। आ रही बात समझ? अच्छा, यहां पर एंट्री
अब बस यहां पर एंट्री क्या करूंगा बेटा, ये एंट्री तो सेम हो जाएगी, और क्या किससे गुना करूंगा बेटा, इशूड वैल्यू, किससे गुना करूंगा, लेकिन दूसरी एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर To share capital to SPR. सिक्योरिटी प्रीमियम, आ रही बात समझ में। यहां पर कौन सा वैल्यू लिखूंगा, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई इशूड वैल्यू, यहां पर लिखा जाएगा नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, और यहां पर लिखा जाएगा नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई, अर्थात यहां पर लिखा जाएगा 120, यहां लिखा जाएगा 100, और यहां लिखा जाएगा बेटा 20। याद रखना अमाउंट उधर ही लिखना, तुम लोग का परफॉर्मेंस बहुत गंदा है, कॉपी देखा है मैंने, वो गुडविल वाला कम से कम इसलिए कहता था, शुरुआत से कहता था लाइन खींचो, बच्चे लाइन खींचा ही नहीं, बच्चे ने लाइन खींच के शुरुआत से ही कर क्या रहे हैं, इसका अमाउंट डेबिट में लिख रहे, दोनों का अमाउंट डेबिट में लिख रहे, अरे क्रेडिट है नालायक। अब हंसी हंसी तुम्हें बाद में आस पड़ोस वाले और हमें खूब हंसी आएगी, इतने कितने आए 85 सामने ये थोड़ी बोल सकता, अरे जहां पर 100 लाने वाला बच्चा है वहां पर तो 85 लेके आएगा, तो बहुत है नालायक। बताओ इंस्टॉलमेंट में भी दो टाइप से होता है, एट पार और एट प्रीमियम। ज्यादा बकवास नहीं बेटा, इसमें क्या होता है कि जैसे कि 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज है 100 रुपए में इशू कर रहे हैं, और यहां पर 100 रुपए की चीज 120 में इशू कर रहे हैं। 3 किस्त मान लेता हूं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, 30, 30 और 40, ठीक है। यहां पर कितना, यहां पर मान लेता हूं कितने कॉल मान लो, 3 कॉल मान लेता हूं, कितना हो जाएगा 40, 30, 50, ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहां पर क्या है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो यहीं पर मान लिया जाएगा प्रीमियम, कहां पर बेटा, अलॉटमेंट पर, कहां पर, अलॉटमेंट, 10 प्लस 20। याद रखना, 2 वर्ड याद रखना, एंट्री ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ध्यान से सुनो बेटा। एक तो होगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऐसे लिखा है 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसका मतलब यह होता है कि प्रीमियम है कितने का सर, 20 रुपए का है, या फिर मान लो 10 रुपए का है, तो हम लिखेंगे 30 प्लस 10, इसी में शामिल है। अगर लिखा है 40 विथ प्रीमियम, इसका मतलब यह होता है 40 प्लस 10, यानी कि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट कितने का, 40, साथ में कौन बेटा, प्रीमियम 10 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम में उसी में शामिल होता है। आ रही बात समझ में, जो 40 रुपए है उसी में शामिल होता है, बस खत्म। अच्छा इधर देखिए, इधर इसमें क्या करना है, इसकी 2 एंट्री करनी है, एक रिसीव की, दूसरा इसमें ड्यू फिर आपको यही 2 एंट्री याद रखनी है, यही 2 एंट्री याद रखनी है। लेकिन यहां पर हमने क्योंकि सारा पैसा एक साथ ही आ गया तो एक साथ एंट्री कर दिया, लेकिन यहां पर क्या होगा, अलग अलग होगा। एक बार क्वेश्चन क्या आया था पता है बेटे, एक बार क्वेश्चन क्या आया था, एक बार क्वेश्चन ये आया था कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एक ही एंट्री करनी है, करनी तो आपको 2 अलग अलग एंट्री है, लेकिन दोनों एक ही अकाउंट है, तो दोनों के साथ क्या वर्ड यूज किया बेटा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। चलिए छोड़िए, यहां पर क्या करेंगे, पहली एंट्री किसकी करनी है, रिसीव की। एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसकी रिसीव की एंट्री कर रहा हूं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट लिखूंगा, उसका जो अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, हमारी बात। दूसरी एंट्री किसकी करूंगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर क्या, अमाउंट किससे, सेम टू सेम उसका अमाउंट आ जाएगा, 30 से गुना कर देंगे। दूसरी एंट्री किससे करूंगा, दूसरी एंट्री किसकी करूंगा, अलॉटमेंट ड्यू की, तो वो पहले ड्यू की एंट्री कौन सी होती है, ये वाली, शेयर एप्लीकेशन के बदले क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर नेक्स्ट एंट्री किसकी करूंगा, रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, आ रही बात समझिए। अब नेक्स्ट एंट्री फाइनल कॉल ड्यू की, तो ड्यू की फाइनल कॉल, तो ये एक है रिसीव और दूसरा है ड्यू। ड्यू की एंट्री क्या करूंगा, शेयर एप्लीकेशन की जगह पे क्या वर्ड यूज करना, आ रही बात समझिए, कुछ नहीं है, बस एप्लीकेशन की जगह पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ये सब वर्ड यूज करना है। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कौन सा, यही आ जाएगा। रिसीव की एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, क्लियर क्या, क्लियर क्या। नेक्स्ट आते हैं बेटा प्रीमियम वाले पे, प्रीमियम वाले में पहली दो एंट्री सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां तक समझ में नहीं आया तो पूछेगा,
सेम होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि ड्यू रिसीव भी करनी है। इसमें भी सबसे पहले किसकी करनी है? रिसीव, फिर ड्यू, इसमें पहले ड्यू फिर रिसीव, यहां पर ड्यू। तो पहले किसकी करनी है? रिसीव में बैंक आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, और दूसरा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी बेटा? अलॉटमेंट ड्यू की। तो अलॉटमेंट ड्यू क्या करूंगा यहां पर? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान सुनना बेटा, यहां पर कितना लिखूंगा? यहां पर नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई नहीं, अलॉटमेंट मनी। ठीक है, अलॉटमेंट मनी कितने रुपए हैं? 40, 30। कितने हैं? 30। शेयर कैपिटल में कितना लिखूंगा बेटा? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई कैपिटल का अमाउंट। कैपिटल अमाउंट कितना है बेटा? नहीं 10। कितना है? बात आ रही समझ में? कैपिटल का अमाउंट कितना है? 10। और यहां पे 2 किसके नाम से? शेयर SPR, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही तुरंत पूछो। बात आ रही समझ में? ये छोटी छोटी एंट्री है। और फिर किसकी बेटा? रिसीव की एंट्री कर देंगे। रिसीव की एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरा का पूरा ये अमाउंट लिखा जाएगा। कौन सा अमाउंट लिखा जाएगा? ये अमाउंट। जितना डेबिट उतना क्रेडिट वाला सिस्टम तो पता ही है बेटा आपको। क्या? नहीं पूरा लिखना है आपको। SPR लिख सकते हो आप, है ना? पूरा ठीक है, क्लियर? पक्की बात। फिर फाइनल कॉल के ड्यू की एंट्री करूंगा। क्या करूंगा बेटा? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर लिखूंगा बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अमाउंट सेम आएगा। क्लियर? अच्छा, अब पढ़ रहे हैं बेटा थोड़ा सा ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये चीज। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, शेयर फॉर, सारे पढ़ेंगे आज, सारे पढ़ेंगे। चल जाएगा बेटा, दिन में चल जाएगा। अच्छा, अब पढ़ रहे हैं बेटा क्या? कॉल्स, सॉरी, ओवर सब्सक्रिप्शन। हाँ आज खत्म, शेयर कैपिटल खत्म। तो अभी आया है, मैंने फोन किया नहीं कि आ जाओ भाई, किया मैंने नहीं। फिर अब भी जिसको नहीं आना है तो अपने को क्या करना है बेटा? फीस अपने पास ऑलरेडी आ चुकी है। बाकी ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? ध्यान सुनो बेटा जी, आपसे यहां तक कि 2024 के हाफ ईयरली में आया था ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन को एक्सप्लेन करो। तो बच्चे क्या सोच रहे हैं? एक्सप्लेन करने के बारे में अगर बोला जाए तो आप कितना भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जरूरी कि अंतर एक्सप्लेन खूब ज्यादा कर सकते हो। ओवर सब्सक्रिप्शन में तो अथाह है। आ रही बात सुनिए, हम आज वो आपको समझा रहे हैं। हर वो केस लिख दो। आ रही बात? ओवर, पहली बात तो सेंटेंस ये लिखना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। व्हेन शेयर अप्लाइड by the public is are, चलो भाई, are more than share offered या issued, यहां लिख सकते हो। issued में issued नहीं लिखेंगे। आ रही बात समझ? यहां पर लिख सकते हो share issued by the company is known as over subscription। इसमें सेम यही लिखना। अप्लाइड क्या होता है? कम होता है किससे बेटा? ऑफर से, है ना? मोर की जगह पे क्या लिख देंगे हम? लेस। अब इसमें क्या होता है? ध्यान सुनो बेटा, इधर बोलो बोलो। अच्छा, ये सिंबल, सिंबल बेटा ये इधर है। फिर नहीं ये तो 2 वर्ड का है, ये 3 लाइन का है। हाँ, तो ऑब्वियसली बात है, यहां पर लिख दिया। 2 क्या कहते हैं, ऐसे पूरा का पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो, आराम से लिख सकते नहीं बोला ये सेंटेंस था, इधर वापस लिखो। हो। लेस लिख देना है बस। अब ध्यान सुनो बेटा, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, और आपके पास है तो बताओ, फिर मैं करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। 4 दिन में अपन 5 दिन में कर लेंगे इसको कंप्लीट। क्या नहीं कि 1 महीने लगाया मैंने इस चैप्टर को पढ़ाने में, उससे ज्यादा ही लगाया। तो अब ऐसी बात है, अभी भी कर सकते हैं बेटा। आई
खत्म। अच्छा, अब ध्यान सुनो, इसमें होता क्या है। जैसे एग्जांपल, पहला एग्जांपल, 10,000 शेयर इशू करना चाहता है, कल बताया था। कितना एप्लीकेशन आ गया, अब आज 15,000 एप्लीकेशन आ गया। केस फर्स्ट लिखना है आपको, एक्सप्लेन करना है आपको एग्जाम में। केस फर्स्ट ये है कि अगर कंपनी क्या कर रही है बेटा, 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, लेकिन एप्लीकेशन कितना आ गया, 15,000, तो कंपनी के पास ये राइट है कि पूरे के पूरे 5,000 को क्या कर दे बेटा, रिजेक्ट कर दे, और 10,000 को क्या कर दे बेटा, 10,000 शेयर इशू कर दे। क्या इसको सेंटेंस में लिख देंगे तो 2 लाइन नहीं हो जाएगा क्या? आ रही बात समझ में? अच्छा, इसके साथ आगे ये भी लिखना है कि एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री किससे किया जाएगा बेटा, 15,000 से, बाद बाकी सारी की सारी एंट्री किससे की जाएगी बेटा, 10,000 से। लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, दूसरा केस, अगर 10,000 शेयर इशू करना चाहता है, एप्लीकेशन कितना आ गया, 15,000, तो कंपनी के पास ये राइट है कि 2,000 को क्या कर, सॉरी, कंपनी के पास ये राइट है कि पूरे के पूरे 15,000 को 10,000 शेयर इशू कर दे। है कि नहीं राइट? कर सकती कि नहीं कर सकती? तो पहली एंट्री तो किससे होगी बेटा, आपके पास 15,000 से, बाद बाकी सारी एंट्री किससे होगी बेटा? पहली एंट्री का मतलब है एप्लीकेशन रिसीव। आ रही बात से? कंपनी के पास राइट है कि नहीं? ये केस नंबर कौन सा हो गया बेटा, 2। केस 3, मान के चलो कि कंपनी कितना शेयर इशू करना चाहती है, 10,000, एप्लीकेशन आ गया कितना बेटा, 15,000, इनमें से इन्होंने क्या किया है बेटा, 2,000 को क्या किया बेटा, रिजेक्ट कर दिया, और 13,000 जो बच गए शेयर, उस पर क्या कर दिया इन्होंने, 10,000 शेयर अलॉट कर दिया। कर सकते कि नहीं कंपनी? कर सकते कि नहीं? कर सकते कि नहीं? और इसका आगे इसमें और हम लिख सकते हैं कि इसका पैसा कंपनी चाहे तो क्या कर सकते हैं बेटा, अलॉटमेंट पर ट्रांसफर कर सकती है या फिर रिफंड कर सकती है। आ रही बात समझो? और लिखना चाहोगे तो अलॉटमेंट और कॉल्स में ट्रांसफर कर सकती है और चाहे रिजेक्ट कर सकती है। आ रही बात समझो? नेक्स्ट एक और चौथा केस, 4th केस, मान के चलो कि 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, एप्लीकेशन कितना आ गया, 5,000, इसमें से इन्होंने क्या किया बेटा, 2,000 को क्या कर, 1,000 मान लेता हूं, 1,000 को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर लिया, और 8,000 को क्या कर लिया बेटा, 8,000 शेयर इशू किया है। बचा कितना एप्लीकेशन, 8 1 9, कितना शेयर इशू किया था बेटा, कितना एप्लीकेशन आया था, 15 में से 9 निकल गया, कितना बच गया बेटा, 6,000 शेयर को कितना इशू कर दिया बेटा, 2,000। यहां पर तो कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचेगा, लेकिन यहां पर जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा उसको क्या कर सकता है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर कर सकती है या फिर पैसा रिफंड कर सकती है। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मैंने जो अभी इतना बताया है उससे 2 पेज आराम से भर सकता है कि नहीं? एग्जाम्पल डाटा के साथ लेंगे और एक्सप्लेन करेंगे तो नहीं भरेगा क्या? क्योंकि केस, हर एक केस अलग अलग है, तो हर केस के साथ क्या करना है, आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, पेज तो आराम से भर जाएगा। फिर कहते कि हमारे पास जगह नहीं। अच्छा, क्या बहुत ज्यादा एंट्री हो जाएगी बेटा। आरी बात? हाँ, 2 एंट्री कर सकते हो, एप्लीकेशन के साथ साथ कर सकते हो बेटा। आरी बात से? लेकिन बहुत ज्यादा केस हो जाएगा, इसको एक्सप्लेन कर देना बेटा, एंट्री करने की कोशिश मत। एंट्री जब बोलेगा कर देना। कौन सा? नहीं, अगर करना है सिंगल पेमेंट वाला करना, इंस्टॉलमेंट वाले में तो भर जाएगा बेटा, कितना डाटा लोगे। अच्छा, और इसमें मान के चलो कि कंपनी क्या चाहती है बेटा, 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, 9,000 ही आया है बेटा। इस बार सुनने में आया कि पेज कम कर रहे हैं, उतना छोड़ो, हम आपको बताएं। आइए, 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, शेयर कितना, एप्लीकेशन कितना, अरे चुप हो जा, कितना शेयर इशू करना चाहता है, 10,000। कितना एप्लीकेशन आया? 9,000। अच्छा, 9,000 ही डाटा मैंने क्यों लिखा है? ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन याद रखना बेटा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी डेफिनेशन याद रखना, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन और मिनिमम सब्सक्रिप्शन में डिफरेंस होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम में अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं न्यून अभिदान, क्या कहते हैं, न्यून अभिदान, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन को कहते हैं न्यूनतम अभिदान। तो दोनों में न्यून अभिदान में न्यूनतम लिख के आते हैं, न्यूनतम में न्यून अभिदान लिख के आते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन से लिंक करता है, तो समझ लेना कि आपको मोर देन लेस देन लिखना है। और न्यूनतम में कम से कम कितना पूछा है, न्यूनतम का मतलब कम से कम, तो 90 याद रखें। न्यूनतम मतलब, न्यून का मतलब कम, किससे कम, तो जितना इशू किया है उससे कम। आ रही बात समझिए? न्यूनतम का मतलब क्या होता है बेटा, कम से कम कितना, तो 90%, किसका, इशूड शेयर का।
आ रही बात समझे। अगर मान के चलो कि नहीं इशू शेयर के, जैसे कि मान के चलो कि 10,000 शेयर इशू करना चाहता है, 8,000 ही एप्लीकेशन आया, तो कितना है बेटा 80% ही है, तो क्या किया जाएगा? रिफंड कितने दिन के? 130 दिन के भीतर भीतर क्या किया जाएगा बेटा? उसको रिफंड किया जाएगा। एक पर पूरा तो सुन लो। 130 दिन के भीतर भीतर, किसके 130 दिन? जिस दिन से इशू किया है उस दिन से 130 दिन के भीतर भीतर किया जाएगा बेटा। आ रही बात समझ। और दूसरी बात, आपको सारी चीजें बता रहा हूं, और क्लोजर ऑफ डेट के 20 दिन, 15 दिन, कितने? हाँ 20 दिन के अंदर अंदर, है ना। क्लोजर डेट वगैरह छोड़ो, क्या लिखना बेटा? इशू डेट के बाद कितना बेटा? 130 दिन के अंदर अंदर क्या करना है बेटा? उसको रिफंड करना है। नहीं किया तो उस पर 15% इंटरेस्ट लगता है। कितना परसेंट इंटरेस्ट लगता है? 15%। जितना दिन लेट होता है उतने दिन। सिंपल है, पर जितना दिन लेट होते उतने दिन। आ रही बात समझ में? जितने दिन लेट होते जाओ उतने दिन। ठीक, क्लियर क्या? अच्छा, और वो सारे 5% और 25% मिनिमम मैक्सिमम। हाँ, तो वो एप्लीकेशन का था। मिनिमम कितना एप्लीकेशन होना है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना होना चाहिए बेटा? मैक्सिमम कितना होना चाहिए? तो बेटा उसका अनलिमिटेड है। कितना है? अनलिमिटेड है। दो कॉल के बीच कितने दिन का डिफरेंस होना चाहिए? कम से कम 30 दिन का अंतर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जनरल पब्लिक ऑब्वियस बात है कि आज मैंने शेयर इशू किया है, आज मैंने एक शेयर खरीदा है, तो अगर मान के चलो मुझे 10 दिन के बाद ही पैसा मांग लेगा कंपनी, मान के चलो मांग ली, तो जनरल आदमी क्या करता है बेटा? महीने में एक ही दिन तो पैसा आता है, हर दिन थोड़ी आता है, महीने में एक ही दिन पैसा आता है, और वो मान के चलो पब्लिक नहीं दे पाया तो वो तो जब्त कर लेगा, तो कंपनी तो ऐसे में बेनिफिट में ज्यादा रहेगा। तो एक नियम निर्धारित किया गया है कि 30 दिन का अंतर होना चाहिए। 30 दिन के अंतर दो कॉल के बीच, आज आपने मांगा तो इसके बाद 30 दिन का अंतर होना चाहिए। क्योंकि कॉल बेटा आप ऑब्वियस बात है, स्कूलों में देखते ही हो बेटा, महीना बीतता है, 15 तारीख को, 20 तारीख को, 25 तारीख को ऐसे सैलरी मिलता है हम लोगों को, उनके बीच डिफरेंस होता है। आ रही 14 दिन का गैप होता है, 14 दिन, है ना। ये चीजें हैं, तो इन सब में ध्यान रखना है बेटा। आ रही बात समझ में? मिनिमम कितना होना है? बुक देने के बाद बुक के हिसाब से, क्योंकि डाटा ये चेंज होता रहता है, और तुम्हारे पास जो किताब है उसी हिसाब से हम डाटा आपको बताएंगे बेटा। ठीक है, और उसको ऊपर नीचे मत करना। ठीक है, बुक में जो डाटा है उसी हिसाब से करेंगे बेटा अपन। देखो बेटा, इधर देखो, इधर क्या रखा है? द एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट कितना बेटा? 5%। कितना परसेंट होना चाहिए बेटा? कम से कम कितना एप्लीकेशन मनी होना चाहिए बेटा? 5%। एटलीस्ट, कम से कम 5%। सारी बात समझ में? और क्या रखा है? द अमाउंट ऑफ कॉल शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द फेस वैल्यू। किसी भी कॉल का वैल्यू जो है अमाउंट के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल में तो हमने 30, 35, 40 भी माना है बेटा। आ रही बात समझ में? लेकिन थ्योरिकल अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या करना है बेटा? बुक में दे रखा है, इसको काटना नहीं है, बुक के हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। अगर मान एग्जामिनर नंबर काट देता है तो मुंह पे पटक देना बेटा किताब। हाँ क्यों भाई? तू बेटा जब पेपर दे के आते हैं ना तो सबको पता रहता है कि हमारे कितने नंबर आने वाले। मैं जब पढ़ के आया था तो मैंने एग्जैक्ट बता दिया था, मासा हमें इतना नंबर आएगा, और एग्जैक्ट वो का वो है। और जनरली आप लोग तो 10th 12th तो पास कर चुके हो, आइडिया लग जाता है बच्चों को। और दूसरे दिन आजकल मोबाइल है, चैट जीपीटी, तुरंत सर्च कर लेते हैं। फिर भी अगर लगता है कि यार चैट जीपीटी में तो गलत दे रखा है, किताब देखो, चेक करते कि तुम लोग चेक करते हो कि नहीं, तो पता रहता है, अपने को पता रहता है कि कितना नंबर आने वाला अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अकाउंट्स की तो बात है, हिंदी इंग्लिश में क्या है कि हम लोग कुछ ज्यादा लिख देते, कम लिख देते, उसके भी नंबर कट जाते, बिंदी के भी नंबर कट जाते हैं। अकाउंट्स में आप लोग को पूरा एग्जैक्ट पता होता है। तो बेटा ये याद रखना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मान के जो नंबर इसके काट लेता है, कभी कभार अनएक्सपेक्टेड नंबर आते हैं कि हमने सोचा था 90 95 और नंबर आ गया 88 80, तो ऐसे में तो रीचेक करो, 90 95 कहां आ गया, 80 आ गया बेटा, 10 नंबर का गैप होगा, चेक करो कितना जाएगा बेटा, 400 500 रुपए जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो वो रीचेक करो, और उसमें अगर देख लो कि अगर मान के चलो ये परसेंटेज है और उसमें काट रखा है तो मुंह पे फेंक दो। अरे बताओ भाई, थोड़े हम लोग वो करते हैं। क्लियर? अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट बेटा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट,
इन सब में मैंने बताया कि पहली एंट्री एप्लीकेशन की किसकी बेटा, इससे, इसमें किससे, इससे, इसमें किससे, इससे, बाकी की एंट्री उससे, इसमें एप्लीकेशन की पहली एंट्री किससे बेटा, इससे, बाद बाकी सारी एंट्री किससे बेटा, जितने इशू किया उससे। लेकिन याद रखना अंडर सब्स्टिट्यूशन केस में सारी की सारी एंट्री किससे करेंगे बेटा। मान के चलो कि मेरे पास 25 स्टूडेंट बैठने की सीट है, मान के चलो हमारे पास 50 बच्चे आ गए। कितने बच्चे आ गए, 50। तो मैं कितना बिठा सकता हूं, 25 ही बिठा सकता हूं। फी तो पैसा तो एप्लीकेशन कितने का आया बेटा, 50 का, लेकिन मैं अगला फीस मैं रख कितना सकता हूं बेटा, जितने बच्चे को बिठाऊंगा। कितने बच्चे को बिठा सकता हूं, 20 बच्चे को। तो सारे के सारे हम बेटा एंट्री किससे करेंगे, 20 से। अगले महीने की फीस किससे मांगे, 20 बच्चे से मांगे, 50 बच्चे से मांगे, 20 से मांगे। उससे अगले महीने की फीस किससे मांगे बेटा, 20 बच्चे से मांगे। लेकिन इस केस में देखो हमारे पास 25 सीट है, बच्चे कितने आए, मात्र 20। तो बताओ मैं फीस किससे से मांगूंगा, रखूंगा भी किसका पैसा, 25 का कोई लेना देना हुआ क्या। तो सारी की सारी ऑल एंट्री किससे किया जाएगा बेटा, किससे किया जाएगा, इसी से किया जाएगा। सारी बात समझ क्लियर, ठीक है। आगे चले, आगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताइए दे बेटा, आपको 90% होना चाहिए। क्या हाँ बेटा, इधर 2-3 थ्योरी है। प्राइवेट प्लेसमेंट है, ईएसओपी है बेटा। प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया, ईएसओपी हो गया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हो गया, है ना बेटा। स्वेट इक्विटी शेयर हो गया, ये सब शेयर है। बोनस शेयर है। तो आपके पास ध्यान सुना बेटा, कई चीजें हैं जो हम आपको रफली बता रहे हैं। एक तो ईएसओपी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें बस आपको ये याद रखें, एम्प्लॉय वर्ड है, क्या है बेटा, जब कंपनी एम्प्लॉय और एम्प्लॉय डायरेक्टर को शेयर से कम वैल्यू में शेयर इशू करती है उसके अच्छे कामों के लिए, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, अपन क्या कहते हैं, ईएसओपी। सेक्शन 62 उतना अंग नहीं देखना। उसके बाद आपके पास आता है, क्या आता है बेटा, आपके पास प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या आता है बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा आपके पास कि प्राइवेट प्लेसमेंट में कुछ एक चुनिंदे लोगों को ही क्या किया जाता है, शेयर इशू किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही क्या किया जाता है बेटा, शेयर इशू किया जाता है। पहले ऑफर किया जाता है कि आप शेयर खरीद लो, और वो शेयर जो होता है कम से कम 3 साल पुराना शेयर होल्डर होना चाहिए। आ रही बात समझ में, ठीक है। उसके बाद तीसरा कौन था बेटा, राइट शेयर। राइट शेयर। राइट शेयर में भी कुछ ऐसा ही है कि बेटा अधिकार दिया जाता है, पहले खरीदने का अधिकार दिया जाता है। उसके बाद उसको दिया जाता है शेयर होल्डर को। आ रही बात समझ। उसके बाद स्वेट इक्विटी शेयर। इसमें क्या होता है, सेम किसका है बेटा, ईएसओपी जैसा है, लेकिन इसमें याद रखना बेटा, हमने ईएसओपी में क्या बताया था, एम्प्लॉई और एम्प्लॉय डायरेक्टर, क्योंकि ई वर्ड था। क्या वर्ड था, ई। तो दोनों में एम्प्लॉय वर्ड याद रखना। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर में क्या लिखना है बेटा, एम्प्लॉय और डायरेक्टर इशू करते उसके अच्छे कामों के लिए। आ रही बात समझिए, ठीक, खत्म। तो ये थ्योरी का पार्ट। बोनस शेयर बेटा, बोनस शेयर जनरली इशू किया जाता है बेनिफिट हो जाने के बाद इशू किया जाता है। ये फुल्ली पेड होना चाहिए। इसका मेन फीचर क्या होता है बेटा, फुल्ली पेड। ऐसा नहीं कि शेयर तुम लोग को इशू हो, तुम लोग हमारे यहाँ कर्मचारी हो, मैंने आप लोग को बोनस शेयर इशू कर दिया और बोला कि भाई 60 रुपए में इशू कर रहा हूं, 60 रुपए दो। नहीं, वो जो भी शेयर इशू किया जाएगा वो फुल्ली पेड होना चाहिए, एक भी पैसा उससे नहीं मांगा जाता। बोनस शेयर का ये इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, फुल्ली पेड। आपसे इससे क्वेश्चन आ सकता है, फुल्ली पेड बोनस शेयर मतलब फुल्ली पेड बोनस शेयर। आ रही बात समझिए। हमने आपको दूसरा, आपको यह भी पूछा जा सकता है एसपीआर का यूज, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज। तो सबसे पहला क्या यूज होता है एसपीआर, यूज ऑफ एसपीआर। पहला बाय बैक ऑफ ओन शेयर या स्वयं के अंशों को जब क्रय करती है उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं बेटा, एसपीआर का यूज करते हैं, खुद के शेयर को खरीदते। आ रही बात, ठीक है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि ओन शेयर क्या होता है या ओन डिवेंचर क्या होता है। तो हमने कल भी उस दिन भी बताया था, जिसे हम ओपन
ओपन मार्केट से खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा? ओपन मार्केट वर्ड याद रखना। ओन शेयर के लिए क्या वर्ड यूज रखना? अपना शेयर हम खरीदेंगे तो वो कब? खुले बाजार के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? खुले बाजार के द्वारा। दूसरा, फुली पेड, इशू ऑफ फुली पेड बोनस। तीसरा, राइटिंग ऑफ लिमिट से। अब आगे याद रखना बेटा चौथा, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर या आ रही बात? ब्रोकरेज जो भी कुछ देते हैं बेटा, बस खत्म। 4 ही याद रखना। क्लियर? याद रहेगा? जल्दी करो जल्दी करो। नेक्स्ट बोलो। ये पूछना है कि सही है नोट्स? क्या 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 बोल? ये नोट्स सही है? स्कूल में लिखा है। हाँ हाँ सही। तो ये बोल बोलो, उसमें कुछ दिक्कत है? नहीं, ये इसका थोड़ा आगे चलिए, ठीक है। उसके बाद वर्ड आता है बेटा कॉल्स इन अरियर, और दूसरा आता है कॉल्स इन पहला की कॉल्स इन अरियर जो होता है एक टाइप का क्या होता है बेटा? नुकसान होता है। और ये क्या होता है? एक टाइप की क्या होती है बेटा? लायबिलिटी होती है। इसको किसमें लिखते हैं बेटा? अदर करंट लायबिलिटी में शो करते हैं। किसमें शो करते हैं बेटा? अदर करंट लायबिलिटी में। इसको कहां पर सब लिखते हैं बेटा? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। किसमें कहां पर लिखते हैं बेटा? आपसे हेड सब हेड पूछ ले तो क्या लिखेंगे बेटा? सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल में से घटा दिया जाता है। कॉल्स इन अरियर जो ध्यान सुनना बेटा, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर आप डेफिनेशन सबसे पहले लिखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। व्हेन एनी शेयर होल्डर not able to pay. शेयर fails to pay They are called allotment or cost money is known as cost in आ रही बात समझ में? कॉल्स इन अपने को रीजन से मतलब नहीं है, ठीक है। कॉल्स इन क्लियर? यहां पर क्या लिखूंगा? व्हेन एनी शेयर होल्डर पेड द होल Allotment enforcement. amount which is